जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। ओके, अभी तक हमने मोशन के कई सारे पार्ट देखे हुए हैं कि नहीं। मोशन कई अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से मोशन होते हैं ध्यान रखो। एक है सर्कुलर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक है ग्रेविटेशन, ये भी एक किस्म का मोशन है, एक है ऑसिलेशन। ऐसे अलग अलग किस्म के मोशन होते हैं। सर्कुलर मोशन क्या चीज है? मान लो किसी केंद्र यानी सेंटर के बाजू में, किसी केंद्र के बाजू में अगर कोई बॉडी घूम रही है along the circumference of सर्कल, तो इसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन। इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जरूरी नहीं है ऑलवेज पूरा का पूरा सर्कल ही तय करे वो सेंटर से। ओके, मान लो जैसे कि कोई रास्ता है, कोई टर्न है, आपने इस टर्न को कवर कर लिया, तो किसी सेंटर से लेके आप टर्न ले रहे हो, सेंटर के बाजू में घूम रहे हो, तो किसी टर्न पे मुड़ना, घूमना, ये भी किस्म ऑफ सर्कुलर मोशन है। ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। अच्छा, एक होता है रोटेशनल मोशन। देखो सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है प्यारा, जैसे कि अर्थ, धरती सूरज के बाजू में घूम रही है, सन के बाजू में घूम रही है। अर्थ मूव्स अलोंग दी सन, अराउंड दी सन। अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। धरती सूरज के बाजू में घूमती है। अच्छा, धरती सूरज के बाजू में घूम रही है, ये सर्कुलर मोशन है। धरती खुद की भी बाजू में घूम रही है, क्या ये सर्कुलर मोशन है? धरती खुद की भी बाजू में घूम रही है, ये कौन सा मोशन है? इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जब कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के बाजू में घूम जाए तो उसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। ओके, उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि आपने वो देखा होगा, तो एक मूवी आया था ओम शांति ओम, है ना, उसमें एक गाना था, आंखों में तेरी अजब सी शायद वही या कोई और अन्य गाना होगा। तो उस गाने में वो हीरो हीरोइन को एक छोटा सा डॉल देता है, जिसके अंदर एक हीरो और हीरोइन नाचते रहते हैं, देखा हुआ है। तो ये जो डांस परफॉर्म करने वाले लोग हैं, एक कोई स्टिक होती है, उसके इर्द गिर्द वो खुद की बॉडी को घुमा लेते हैं। कोई भी बॉडी खुद के बाजू में जब घूमना शुरू कर दे, क्या कहोगे? रोटेशनल मोशन। किसी एक्सिस के बाजू में घूमना शुरू कर दे तो क्या कहोगे? रोटेशनल मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम ऐसा पेन को रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस के बाजू में ये जो बॉडी है पूरी की पूरी ये घूम रही है। जब ये एक्सिस के बाजू में बॉडी घूमना शुरू कर देगी तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। पूरी की पूरी बॉडी किसी सेंटर के इर्द गिर्द घूमे तो सर्कुलर मोशन। अच्छा, फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा है, फैन कैसे घूमता है? इस डंडी के बाजू में घूमते रहता है। अगर इसको एक्सिस माना जाए तो इस एक्सिस के बाजू में फैन कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो ये मोशन कौन सा है? सर्कुलर मोशन की रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन है कि नहीं? पूरा का पूरा फैन एक एक्सिस के बाजू में घूम रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कोई चींटी यहाँ पे बैठ जाए, ओके, ऑन द टिप ऑफ द फैन, उसका जो टिप है, उसका जो सामने वाला छोर है, उस छोर पे जाके कोई चींटी बैठ जाए और हम केवल चींटी का मोशन एनालाइज करें, केवल चींटी को देखें कि चींटी घूम रही है, तो चींटी ही सेंटर पॉइंट के बाजू में घूमेगी। समझ रहे हो? कंटिन्यूअसली चींटी कहाँ घूमेगी? एक सेंटर पॉइंट के बाजू में। ये मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप भली भांति जानते हुए तो हमें एक चैप्टर भी पढ़ना है कि कोई भी फोर्स ग्रेविटी का हो, चाहे फिर दो अलग अलग बॉडीज के बीच में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से जो मोशन होगा उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल मोशन, है कि नहीं? अच्छा, एक होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन वो मोशन है बच्चों जो वाइब्रेटरी मोशन होता है। ऑसिलेशन कैसा मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है। मान लो देखो, आप जब घर पे जाते हो तो घर पे जाने के बाद आपके सेलफोन जो होते हैं
आमतौर पे आप उसको वाइब्रेशन मोड पे डाल देते हो, है कि नहीं, ताकि घर वालों को पता ना चले किसके फोन आ रहे हैं, होता है ऐसे। तो अपन उसको वाइब्रेटरी मोड पे डालते हैं, तो साइलेंट मोड पे डालते हैं। अगर आपने उसको वाइब्रेटरी मोड पे डाला हुआ है और आपने उसको टेबल पे रखा, जैसे ही फोन आता है आपका फोन क्या होता है, वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। वो एक जगह पे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, कोई आवाज आती है, भर्रर्र, होता है ऐसे, है कि नहीं। तो आपका फोन जो है एक जगह पे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ऐसा जो मोशन होता है जिसमें वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, इसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। जरूरी नहीं ऑलवेज केवल मात्र पूरे वाइब्रेशन ही हो। कोई बॉडी अगर आगे पीछे मूव करे, जैसे कि गाड़ी का पिस्टन होता है, ठीक है, आप जो बाइक चलाते हो उसके अंदर एक पिस्टन होता है, वो इंजन के अंदर और बाहर की तरफ जब कोई मोशन आगे पीछे हो जाए तो उसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम आगे जाता है फिर वहीं से पीछे आता है। जब किसी पर्टिकुलर डायमेंशन तक, किसी पर्टिकुलर लेंथ तक बॉडी आगे जा रही है, फिर से वापस वहीं तक पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, ऐसे मोशन को अपन क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, है कि नहीं। ऑसिलेशन के कई सारे एग्जांपल है। शेविंग मशीन होता है आपका, शेविंग मशीन का मतलब सिलाई का जो मशीन होता है, उसकी जो सुई होती है वो कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करती है, तो उसका जो अप एंड डाउन मोशन है वो भी मोशन कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे कई किस्म के क्या है, मोशंस है। उसमें से हमें पढ़ना है पहला वाला, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की व्याख्या बच्चों किताबों में जो दी गई है जनरली वो ऐसी है, ध्यान दिया जाए। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, क्या कहते हैं, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle is called as circular motion। कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, और बॉडी या पार्टिकल किसी सेंटर के बाजू में सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे अगर घूम रहा है तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे कि अभी एग्जांपल बताया, अर्थ मूव्स अराउंड दी सन, सूरज के बाजू में सब प्लैनेट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, धरती के बाजू में चंद्र भाई घूम रहा है, चांद घूम रहा है, मून घूम रहा है। देखो कोई ना कोई किसी ना किसी के आजू बाजू में घूम रहा है, हर कोई ना कोई किसी ना किसी के आजू बाजू में घूम ही रहा है। ये क्या है सुबोध, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। हर एक इंसान किसी ना किसी के इर्द गिर्द आजू बाजू में घूम रहा है, इसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन में बच्चों हमें कुछ खास चीजें पढ़नी है, इसमें कई सारी नई चीजें आने वाली। देखो ध्यान दो, गौर करो। जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे घूमेगी, मान लो बॉडी एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई। बॉडी कहां से कहां तक आई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई। जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी तो इस लाइन पे चलेगी। इस लाइन पे जब बॉडी चलेगी बच्चों, तो इस लाइन के ऊपर बॉडी ने जो डिस्टेंस तय किया, जो डिस्टेंस कवर किया, इसको बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझने की कोशिश करो। लीनियर का मतलब क्या, किसी लाइन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को बोलेंगे लीनियर। किसी लाइन पे बॉडी चल रही है, जैसे कि इस लाइन पे चल रही है, तो हमने कहा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब बॉडी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रही है बच्चों, तब बॉडी जब ए पे थी, तब यहाँ पे एक रेडियस है, देखो रेडियस निकाला हुआ है। इस रेडियस को बोला जाता है रेडियस वेक्टर। क्या बोला जाता है, रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर का मतलब होता है, ये रेडियस वेक्टर वहीं पे होगा जहां पे आपका पार्टिकल होगा। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर क्या होगा,
डायरेक्शन वही होगा जहां पे आपका पार्टिकल होगा। ओके, रेडियस वेक्टर विल ऑलवेज शो इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। रेडियस वेक्टर क्या इंडिकेट करेगा? रेडियस वेक्टर इंडिकेट करेगा इंस्टेंटेनियस पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो, ऑफ पार्टिकल। रेडियस वेक्टर क्या करेगा बोलो? रेडियस वेक्टर इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट करेगा। यानी पार्टिकल अगर ए पे था तो रेडियस वेक्टर कहां पे? ए पे। पार्टिकल ए से जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसके साथ आगे कौन बढ़ रहा है? रेडियस वेक्टर, घड़ी के कांटे की तरह। और आगे जाके ये अगर बी पे गया, ए से बी पे गया पार्टिकल, तो रेडियस वेक्टर कहां पे गया? बी पे। जब पार्टिकल लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तब रेडियस वेक्टर भी तो हिल रही है जगह से। तो रेडियस वेक्टर अपनी जगह से आगे आगे जब जा रही है तो देखो यहां पे भी एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगल में बदलाव हो रहा है। किस में बदलाव हो रहा है? एंगल में। इसको बोला जाता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इंडिकेट करते हैं थीटा से और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम इंडिकेट करते हैं यस से। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करेंगे? यस से। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करेंगे? थीटा से। ओके, यानी जब भी कोई बॉडी, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बॉडी इसी सर्कल में घूम रही है, तो हम जब उसको देखेंगे सेंटर से तो हमें ऐसे ऊपर 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 जाते हुए दिखाई दे रही है। किस में बदलाव हो रहा है? एंगल में बदलाव हो रहा है। किस में बदलाव हो रहा है? एंगल में। कोई बॉडी मान लो रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, टर्न ले रही है, हम जब उसको देखेंगे सामने से तो बॉडी हमें ऐसे जाते 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 दिखाई देगी। किस में बदलाव हो रहा है? एंगल में बदलाव हो रहा है कि नहीं? तो इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो नई चीजें आई सर्कुलर मोशन में। ये तो भली भांति हम ऑलरेडी इससे अवेयर हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कई जगहों पे पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? किसी भी लाइन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नई चीज मिली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सवाल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं सर। यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? जब एंगल में बदलाव हो तब उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल में बदलाव किसकी वजह से हो रहा है? रेडियस वेक्टर की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर अपनी जगह छोड़ के बदल रही है, धीरे 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 आगे जा रही है। तो असल में एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये बात बहुत दिमाग में फिट कर लो। क्या कहा हमने? एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। एंगल कौन बना रहा है? रेडियस वेक्टर। अच्छा, और रेडियस वेक्टर एंगल क्यों बनाएगी? क्योंकि पार्टिकल चल रहा है। क्योंकि रेडियस वेक्टर क्या दिखाती है? पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन। पार्टिकल जहां पे रेडियस वेक्टर वहां पे, पार्टिकल जहां पे रेडियस वेक्टर वहां पे। कभी भी याद रखो, मान लो पार्टिकल अगर सी पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे, तो रेडियस वेक्टर कहाँ होगा? अब रेडियस वेक्टर सी पे है। पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो रेडियस वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ होगा। समझ रहे हो? पार्टिकल जहां, रेडियस वेक्टर वहां। इस संदर्भ में एक बहुत प्यारा एग्जांपल हम समझाते थे पुराने बच्चों को। मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, क्लास छूट गई, आप रास्ते से जा रहे हो, जाते जाते मान लो कोई कन्या क्लास की सुंदर कन्या, चलते चलते उसकी नजर हटी और मान लो एक दुर्घटना घटी। गलती से उसका जो पैर है किसी पत्थर को लग गया बहुत जोर से और उसका नाखून पूरा निकल गया पैर का। तो सुंदर कन्याएं पहली थोड़ी इमोशनल काइंड की होती है कि नहीं, आमतौर पे जनरली पॉजिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं। तो सुंदर कन्या का नाखून जैसे निकल गया, मान लो खून का एक बहुत बड़ा स्त्राव वहां से शुरू हो गया, ब्लड फ्लो शुरू हो गया।
तो पैर से जैसे ही नाखून निकल गया तो उंगली से पूरा ब्लड निकलना शुरू हो गया। सुंदर कन्या ने जैसे ही देखा, देख के उसको चक्कर आ गए, वो चक्कर आके गिर गई। अब खून बहुत जोर से बह रहा है, मान लो नदी बह रही, वो खून एकदम रक्तचित छिड़कंडी, समझते मराठी में रक्तचित छिड़कंडी। पानी का जब धार आता है ना, जब पानी आता है घर में, मोटर का अगर पाइप को आप ऐसा बंद करने की कोशिश करो, वो बहुत तेजी से फ्लो होता है, मान लो वैसा ब्लड निकल रहा है पूरा। और सुंदर कन्या चक्कर आके गिर गई। तो उसकी जो भी फ्रेंड्स थी 2-4, उन्होंने देखा, उसमें से एक खट्टी खट्टी फ्रेंड थी, उसको लगा कि हो सकता है अब ये कोमा में चली जाए, है कि नहीं, इतना ब्लड जाएगा तो कोमा में चली जाए। उसने उसको जल्दी से उठा लिया और भागते भागते सीधा हॉस्पिटल पहुंची। इधर डॉक्टर वाकनकर नहीं, वहां पे गई, उसको पता चला ये अपने काम का हॉस्पिटल डॉक्टर वाकनकर साहब का हॉस्पिटल उसने छोड़ दिया, उधर चली गई, बाजू वाले अपने भालेसर के हॉस्पिटल पे चली गई। वहां पे जैसे ही चली गई तो भालेसर के हॉस्पिटल के तरफ जाने के बाद उन्होंने देखा तो पूरा लड़की खून से लथपथ, जो लेके आई है वो भी खून से लथपथ। उन्होंने जैसे देखा, उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेचर लाओ, होता है ना वो गाड़ी जिसके ऊपर उसको लेटाया जाता है, तो लड़की को उसके ऊपर लेटाया गया और उसको बोला जल्दी से इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, नर्स वो टूल किट लेके आओ। नर्स दौड़ती दौड़ती एक टूल किट, एक बक्सा लेके आई अंदर। सब लोग परेशान है, क्लास के सब बच्चे वहां पे चले गए। मुझको फोन पे फोन आ रहा है कि सर क्लास की सुंदर कन्या का ऐसा ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है, नाखून पूरा निकल गया है, खून की नदियां बह रही हैं और सुंदर कन्या शायद कोमा में चली जाए, इतना मूर्छित होकर गिर गई है। अब मामला ये हुआ, हम जैसे वहां तक पहुंचे, डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में कन्या को लिटाया हुआ था, नर्स वो टूल किट लेके आई, डॉक्टर ने वो पेटी खोल दी। टूल किट समझते ना, जिसके अंदर वो बहुत सारे औजार होते हैं, उसमें से टूल किट खोल दी और टूल किट में से डॉक्टर ने एक क्रीम निकाली। डॉक्टर ने त्या क्रीमचं झाकण पटकन खोललं आणि ती क्रीम पटकन हातावरती पिळली। मराठी में समझ उसको वो पूरी की पूरी क्रीम डॉक्टर ने हाथों के ऊपर जमा ली। वो क्रीम जमाई और सुंदर कन्या के पैरों से बहुत खून बह रहा है, अभी वो खून रोकना है। वो खून रोकने के लिए उन्होंने वो क्रीम निकाल ली बोतल में से। जैसे ही क्रीम निकाली, सुंदर कन्या के उन्होंने माथे पे लगा दी, सिर पे, और सुंदर कन्या के गाल में एक चमाट मारी, उठ जा चल निकल, तुझे काम हो गया तेरा, चल। खून अभी भी बह रहा है, डॉक्टर ने सिर के ऊपर मलहम लगाया और बोला चल निकल। खून निकल रहा है, जहां मलहम लगाना है वहां, जख्म जहां मलहम वहां। आपका सिर दर्द कर रहा है, आपने झंडुबाम लिया और चलेगा। हाँ, सुबोध तो बहरहाल हमारा कहीं और ही लगा दे, सुबोध का मामला अलग है। तो सिर दर्द जहां, झंडुबाम वहां, जख्म जहां मलहम, पार्टिकल जहां, रेडियस वेक्टर, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जहां रेडियस वेक्टर वहां। तो पार्टिकल बच्चों जैसे जैसे मूव करता है, पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा है, वैसे वैसे एक एंगल तैयार हो रहा है। किसकी वजह से? रेडियस वेक्टर की वजह से। बहरहाल बात तो यही है कि पार्टिकल के घूमने की वजह से ही तो रेडियस वेक्टर भी घूम रहा है, यानी पार्टिकल के घूमने की वजह से ही एंगल तैयार होगा, लेकिन जिम्मेवार कौन है? रेडियस वेक्टर। तो उसको डिफाइन ही किया जाता है, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। क्या बोला जाता है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस लगता है। देखो सर्कुलर मोशन अगर ऐसे हो रहा है, पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है, मान के चलो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके,
पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, पार्टिकल ए से बी पे पहुंचा तो यहाँ पे एक एंगल तैयार हुआ, तो इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। किससे दिया जाएगा? राइट हैंड थंब रूल से। पार्टिकल जहां पे था वहां पे हाथ रखो, ओके, पुट द पाल्म ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड ना, जो आपका राइट हैंड है उसका पाल्म, पाल्म यानी कि तलवा, तलवा ही बोलते हैं, हथेली बोलते हैं, तलवा बोले तो पैर का होता है शायद, है ना? हाँ, ये भी क्लियर किया जाए। हथेली जो है, हथेली, आपको हथेली को वहां पे रखना है जहां पे पार्टिकल पहले था, और मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को करना है कर्ल। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन अगर इधर हो रहा है तो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जिधर बाहर निकलेगा, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर। अंगूठे को अंदर ही पकड़ के नहीं रखना है, अब बताओ किधर है, ऐसे नहीं, अंगूठे को बाहर रखना है और फिंगर्स को क्या करना है? कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में थंब निकलेगा, थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सियल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हम कहां से देते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कई जगहों पे अपन पढ़े हुए हैं, इससे पहले भी है कि नहीं, वेक्टर वेक्टर में पढ़े हुए हैं, तो आपको भली बात इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया है। यहाँ तक बात चमकी है 100%, उतार लो इतना। हाँ, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दिया जाए। पहला मुद्दा हमने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से इंडिकेट करें, अगर बहुत छोटा होगा तो इसको डी थीटा से इंडिकेट किया जाता है कि नहीं? जिसको हम थीटा से इंडिकेट कर रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन कौन दिखाएगा? राइट हैंड थंब रूल। कैसे दिखाएगा ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ध्यान दिया जाए, इसके डायमेंशन क्या है बच्चों? डायमेंशन एंड एसआई यूनिट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? रेडियन। किस में गिना जाता है इसको? रेडियन में गिना जाता है। ओके, रेडियंस में गिना जाएगा। और इसके डायमेंशन बच्चों, अगर आपको धुंधला धुंधला याद होगा तो पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था मेजरमेंट, उसमें हम जो सब क्वांटिटीज देखे थे उसमें क्वांटिटी हमने देखा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब होता है एक किस्म की लेंथ। आर्क क्या है बच्चों? एक किस्म का लेंथ है। और रेडियस भी क्या है बच्चों? एक किस्म का लेंथ है। तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल को किसी भी प्रकार के डायमेंशंस नहीं होते। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। अगर इसके डायमेंशन लिखने पड़े आपको तो कैसे लिखोगे? m0 l0 t0। अब सवाल आया एसआई यूनिट जो कि रेडियन में कैसे गिना जाता है? हम तो अभी तक जो चीजें गिनते हैं वो डिग्री में गिनते हैं। हम जो एंगल गिनते हैं किस में गिनते हैं? 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रियों में गिनते हैं। सही है। तो डिग्री में और रेडियन में क्या संबंध है? तो ध्यान दो, मान लो आप एक पूरा का पूरा सर्कल चले, ए पॉइंट से लेके आप पूरा घूम के ए पॉइंट पे आ गए, तो आपने कितना डिग्री कवर किया? कितना किया? 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को बच्चों बोला जाता है 2 पाई रेडियन। इसको क्या बोला जाता है? 2 पाई रेडियन। और रेडियन को इंडिकेट करने के लिए पाई के ऊपर आमतौर पे छोटा सा सी लिखा जाता है। ओके, रेडियन को दिखाने के लिए। तो वो हो गया 2 पाई
रेडियन, ये वाला, ठीक, इसके ऊपर सी लिख दो, उसका मतलब है रेडियन में है। अच्छा, इसका आधा कर दो 180, यानी आप आधा सर्कल घूमे यहां से यहां तक, तो इसका मतलब आप कितना घूमे, पाई रेडियन। इसका आधा कर दो पाई रेडियन, समझ लो। आप 360 घूमे 2 पाई, 2 पाई। आप इसका आधा घूमे, इसका भी आधा कर दो पाई। अच्छा, इसका और आधा कर दो, आप 90 डिग्री चले तो इसका आधा कर दो पाई बाय 2 रेडियन, समझ लो। अच्छा, इसका और आधा कर दो 45 डिग्री 45, तो इसका आधा कितना होगा, पाई बाय 4। ऑलरेडी 2 है, उसका और आधा करने का मतलब 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाय 4 रेडियन। अच्छा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री, आप 30 डिग्री चले मान लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो तो पाई बाय 6 रेडियन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो हो जाएगा 60 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे तो ये 2 नीचे वाले 6 को कैंसिल कर देगा और आएगा पाई बाय 3 रेडियन। समझ रहे हो बच्चों? ओके, 30, 45, 60, 90, 180, 360 कैसे आ रहा है, समझ रहे हो? ओके, पाई का मतलब होता है रेडियन में, और अपन जो डिग्रियां लेते हैं डिग्रियों को ऐसे कन्वर्ट करना है। सवाल है, मान लो फैन ने घूमना शुरू किया और 4 चक्कर काटे। कितने चक्कर काटे? 4 चक्कर काटे। कितना रेडियन चला? सोच के बोलो। 4 चक्कर काटे, 4, कितना रेडियन चला? 8 रेडियन। ऑप्शंस आर ए 8 रेडियन या 8 पाई रेडियन, 8 पाई, 4 पाई, 3 पाई और डी नन ऑफ द अबव। पक्का? कितने लोग हैं एक के साथ? ये छोड़ के और कोई है क्या? हेलो हेलो हेलो, ये छोड़ के किसी का जवाब है? देखो, एक चक्कर काट लिया एक, तो कितना चला? 2 पाई, 2 पाई रेडियन चला। 2 चक्कर 4 पाई, 3 चक्कर 6 पाई, 4 चक्कर 8 पाई। मान लो फैन ने 15.5 चक्कर काट लिए, अब 31, पक्का? सोच के बोलो। 15.5, 15 2 30 पाई और ऊपर का 1 31 पाई। ओके, समझ रहे हो? रेडियन का और डिग्री का संबंध समझ रहे हो? एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री और उसी का मतलब होता है रेडियन में 2 पाई। उतार लो जल्दी से। क्या जाए, देखो, जब भी सर्कुलर मोशन होगा पार्टिकल लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा। सर्कुलर मोशन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दोनों में क्या रिलेशन है? हमने पढ़ा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है? ए से लेके बी तक। हमने कहा लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस अपॉन रेडियस। मान लो ये आर है, कैपिटल आर, तो रेडियस है आर। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, यस इज इक्वल टू आर थीटा। क्या लिख सकते हो बोलो? यस क्या है बच्चों? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है बोलो? रेडियस। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत प्यारा रिलेशन है,
बोर्ड वाले बच्चों को ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, लगभग हर गए साल पे, यानी एक साल को नहीं पूछा तो अगले साल को पूछेंगे, ऐसा हर साल को पूछते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर यस है और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा करता है, तो स्वाभाविक सी बात है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगल से हमें रिलेशन मिल जाता है, यस इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, अब जब भी पार्टिकल लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी। और जब भी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये भी नई 2 टर्में हैं अभी। बहरहाल लीनियर वेलोसिटी को तो आप जानते हो, हम v से इंडिकेट करते हैं। नई टर्म आई एंगुलर वेलोसिटी, इसको इंडिकेट किया जाता है ओमेगा से। किससे? ओमेगा। ओके, ओमेगा से इसको इंडिकेट किया जाता है। इसमें भी एक रिलेशन है बच्चों। क्या रिलेशन है? इसमें रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v का मतलब लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, देखो दोनों में कॉमन चीज हो रही है। लीनियर वाली टर्म इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वाली टर्म हो रही है। ओके, तो इसको लिखा जाता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब बात करते हैं ओमेगा क्या है। एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा क्या है? ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी एक्सियल वेक्टर है बच्चों। ओके, इसका भी डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही दिया जाता है। अगर बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले के जैसा ही आपके हाथ को बॉडी जहां पे वहां पे रखो, पाल्म ऑफ योर राइट हैंड वहां पे रखो, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब जिधर बाहर निकलेगा वो डायरेक्शन होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी का। मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो क्या करोगे? तो बॉडी मान लो यहाँ पे थी, यहाँ से इधर की तरफ आ गई। राइट हैंड का थंब, पाल्म आपका ऐसा रखो, राइट हैंड का पाल्म, और जिधर मोशन हो रहा है उधर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जिधर निकलेगा दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, इसका भी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम में सर्कुलर मोशन को समझाने की कोशिश करूं, तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में सर्कुलर मोशन चलते वक्त आपका ओमेगा और थीटा, ओमेगा और आपका थीटा दोनों के डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होंगे? अपवर्ड डायरेक्शन, या तो होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले तो जहां पे पार्टिकल है वहां पे हाथ रखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जिधर निकलेगा दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। अगर यही मान लो ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जहां पे पार्टिकल है वहां पे हाथ को रखो, फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब जिधर निकलेगा दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके, इतना लिख लो, बहुत पहले। बच्चों, एक है अपने पास लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम v से इंडिकेट कर रहे हैं, और एक है एंगुलर वेलोसिटी,
जिसको हम ओमेगा से इंडिकेट कर रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये लीनियर वेलोसिटी है तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको कहा जाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको कहा जाता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों के भी दो रूप हैं। एक होता है एवरेज लीनियर वेलोसिटी, इसको अपन काइनेमेटिक्स में याद अगर आपको आ रहा होगा तो है कि नहीं, काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, है धुंधला धुंधला सा याद, इस टर्म को अपन पढ़ चुके हैं। एवरेज लीनियर वेलोसिटी जो होता है उसको बोलते हैं वी एवरेज, और इसी को लिखा जाता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। था ऐसे पढ़े हैं अपन पक्का। एक होता है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस को बोला जाता है वी इंस्टेंटेनियस, और इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यह है डेरिवेटिव, अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं। और इसी को आप कह सकते हैं यस वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी यस वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा ध्यान दो, इसमें भी दो प्रकार हैं। एक है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको इंडिकेट किया जाता है ओमेगा एवरेज से, और इसको कहा जाता है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, एवरेज। एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोला जाता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस, और इसको बोला जाता है डी थीटा बाय डी टी। बोलो क्या फिर से डेरिवेटिव आया है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी का मतलब हुआ थीटा वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जो स्लोप है वही स्लोप कौन है? ओमेगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर हमें थीटा वर्सेस टी का कभी ग्राफ दिया जाए तो उसका जो स्लोप बनेगा वही स्लोप कौन होगा? ओमेगा होगा। देखो एक सवाल करते हैं। मान लो पूछा जाए इफ थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर -5, ओके। थीटा की कीमत आपको दी है इन टर्म्स ऑफ टी। आपको बोला फाइंड ओमेगा नंबर 1 इन 5 सेकंड्स और नंबर 2 एट 5th सेकंड। एक बोला है 5 सेकंड में निकालो, एक बोला है 5वें सेकंड को निकालो। जब बोला जाएगा इन 5 सेकंड तो इसका मतलब क्या है? ये एवरेज पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? एवरेज पूछ रहा है। कहां से कहां तक? इन 5 सेकंड का मतलब 0 से लेके 5 सेकंड तक, और एट 5th सेकंड का मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? ओके। ऐसे अपन कई प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स के इसमें कर चुके हैं। ओके। हालांकि केवल टर्म नहीं है एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे अलग चीज के किए थे। अच्छा ध्यान दो, हमने कहा सॉल्यूशन। देखो थीटा इज इक्वल टू दिया है 3t स्क्वायर -5,
हमें बोला है ओमेगा निकालो। पहला ओमेगा कौन सा है? एवरेज। उसका मतलब क्या होता है? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। बोलो थीटा फाइनल का मतलब क्या? फाइनल थीटा कहाँ पे लेना है? फ्रॉम 0 to 5 सेकंड। तो हमने कहा थीटा की कीमत रखो 3t का स्क्वायर माइनस 5। कहाँ पे? एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड माइनस फिर से कीमत रखो 3t का स्क्वायर माइनस 5। कहाँ पे? एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल कितना है? 5 माइनस इनिशियल कितना है? 0। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज इक्वल टू कीमत रख दो। कीमत कितनी रखनी है? 5। तो 5 की वैल्यू t की जगह पे रख दी। 5 का स्क्वायर होके 25 हो गया। 3 गुना 25 माइनस 5 माइनस t की कीमत 0 रख दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बच जाएगा 5। क्या बात समझ में आई? होल डिवाइडेड बाय 5। क्या किया? t की जो वैल्यू थी 5 यहाँ पे रख दिया तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 गुना 3 आया माइनस 5 का 5 जैसे के वैसा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 बच गए। ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 5। देखो प्लस वाला 5 माइनस वाला कैंसिल। दिस इज इक्वल टू इस 5 से इसको कैंसिल कर दो। 5 5 25 5 3 15। तो आपको मिला ओमेगा एवरेज। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? बोलो ओमेगा का ऐसा यूनिट बोलो। थीटा के लिए रेडियन, टाइम के लिए पर सेकेंड। अच्छा इसके डायमेंशन क्या होंगे? क्या रेडियन के कोई डायमेंशन है? थीटा के डायमेंशन है? नहीं है। टाइम का डायमेंशन m0 l0। टाइम कहाँ पे? नीचे। ऊपर लेंगे तो -1। क्या बात चमकी? ओके तो इसके जैसा यूनिट आएंगे रेडियन पर सेकेंड। ओके ये आया ओमेगा एवरेज। पहला मुद्दा। आपको और एक चीज फाइंड करने के लिए बोला गया था। कौन सी? 5th सेकंड पे। ओके यानी ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है। कहां पे? एट t इज इक्वल टू 5th सेकंड पे। ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय dt ऑफ थीटा। थीटा की कीमत क्या है बोलो? 3t का स्क्वायर माइनस 5। दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है। आपको अगर ये नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। अपन वो पढ़ चुके हैं। नए बच्चे अगर नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन पढ़ लो एक बार। ये हो जाएगा 3 2 6t माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हमें मिला ओमेगा इंस्टेंटेनियस। उसकी कीमत हमको मिल गई बच्चों 60। लेकिन हमें कहां पे चाहिए? एट 5th सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा? ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। 6 गुना 5 30 रेडियन पर सेकंड। क्या बात चमकी? क्या ओमेगा इंस्टेंटेनियस और ओमेगा एवरेज में फर्क समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आया है? चमका है पक्का 100%? पीछे वाले बच्चे बाहुबली समझ में आया क्या? सिद्धू समझ में आया? सभी को उतार दो जल्दी से सुन करके। square plus 2t minus 10. Okay, theta is depending on t. Okay, theta क्या है? theta है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रही है आपके टाइम के ऊपर। और आपको बोला फाइंड ओमेगा इन 3 सेकेंड एंड एट 3rd सेकेंड। अच्छा 3 और 3rd ही क्यों ले रहा हूं? कुछ अलग भी ले सकता हूं। दोनों चीजें सेम क्यों ले रहा हूं? ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है? एवरेज वाला है और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस है। ओके चलो ध्यान दो। पहला वाला हमें निकालना है ओमेगा इन 3 सेकंड। यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है एवरेज वाली।
और ओमेगा एवरेज का फार्मूला होता है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस इनिशियल। तो टाइम तो 3 ही आने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट टाइम लिख दिया। देखो थीटा फाइनल कहाँ पे लेना है, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10। फाइनल कहाँ पे, 3 सेकंड पे। t का वैल्यू क्या रखना है, 3 माइनस थीटा इनिशियल, थीटा की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10 कहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय अपॉन में टाइम कितना है बच्चों, 3। दिस इज इक्वल टू t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 2 18 प्लस फिर 3 रख दो, 3 2 6 माइनस 10 माइनस करके फिर से वैल्यू रख दो। देखो t का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, दिस विल बिकम 0, दिस 2 विल बिकम 0, बचेगा माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 3। प्लस वाला 10 माइनस वाला 10 कैंसल, 8 18 और 6 24 बटा 3 क्या 9, क्या 9 8, ये आया 8 रेडियन पर सेकेंड। किसकी चीज निकाली हमने, एवरेज ओमेगा। क्या निकाला, एवरेज ओमेगा। क्या बात चमक रही है, कोई सोया तो नहीं है, ओके जिंदा रहना है, ध्यान दो। अच्छा अब हमें क्या निकालना है बच्चों, नंबर 2 पे बोलो, नंबर 2 पे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस ओमेगा। तो हमने कहा ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा लेना है। दिस इज इक्वल टू d by dt ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10। डिफरेंशिएट करो, ये आएगा 2 इंटू 2t प्लस 2t का डेरिवेटिव 2 माइनस 10 का 0। क्या सही है बात, बोलो यही आएगा 2 इंटू 2 4t प्लस 2 ओमेगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू अब कहीं पे भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, हमें चाहिए ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू थर्ड सेकेंड। तो 3 वैल्यू रख दो, 4 गुणा 3 प्लस 2, 4 3 12 प्लस 2 बराबर 14 रेडियन पर सेकेंड। स्वाहा, उतार लो। क्या बात चमकी है, उतार लो। ठीक, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे जैसे हमने एक रिलेशन देखा, वैसा ही एक रिलेशन अपने पास और है ऑन। जैसे हमने कहा कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, ए से बी जा रही, तो उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, थीटा। तो हमने कहा था यस इज इक्वल टू आर थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही अगर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है v है और अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसमें भी रिलेशन है, वो भी हमने लिखा था। क्या लिखा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सवाल है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ओके, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो कई किताबों में, छोटी मोटी किताबें हैं, जनरल किताबें हैं, कई किताबों में इसको गलत तरीके से भी लिखा गया है, अच्छी किताबों में सही और सटीक तरीके से लिखा गया है। ये असल में लिखा जाता है बच्चों, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। ओके, पूछो क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों के भी डायरेक्शन अलग अलग है, v का डायरेक्शन और ओमेगा का। देखो बॉडी ऐसे मूव कर रही, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे होगी, ऑलवेज टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। कैसे होगी, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। पार्टिकल जहां भी जाए वहां पे वो वेलोसिटी कैसे होगी, ऑलवेज 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 टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ।
वेलोसिटी कैसे होती है? ऑलवेज टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। आपने ये ऑब्जर्व किया हुआ होगा दीपावली के समय में, बहुत प्यारा एग्जांपल है, हर बार हम देते हैं। वो एक द्विचक्र बोलते हैं शायद उसको, है कि नहीं? द्विचक्र होता है, तो बच्चे वो लाते हैं, गोल होता है, नीचे रखते हैं, उसको आग लगाते हैं। उसको आग लगा के वहीं पे नहीं बैठने का, पूरा जल जाएगा। तो उसको आग जब लगा तो वहां से भागना पड़ता है। तो यहाँ से पार्टिकल्स बाहर गिरते हैं। द्विचक्र जब भी लगाओगे तो वहां से पार्टिकल क्या होते हैं? बाहर गिरते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये जब जलाया जाता है दीपावली के समय में या किसी भी त्योहार के समय में, तो उससे निकलने वाले पार्टिकल ऐसे बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। क्या सेम ऐसे ही होता है बच्चों? ये ऐसे होता है? बोले ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। अगर पार्टिकल यहां से बाहर छूटने वाला है तो वो कैसे छूटता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। पार्टिकल यहाँ पे छूट रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हर जगह से वो कैसे फेंका जाता है? बाहर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंका जाता है। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। क्या बात चमकी? अच्छा, ध्यान दो। वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टेंजेंशियल होती है ऑलवेज, यानी वो ऐसे होगी। और अगर ये टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी ऑलवेज के लिए, अगर लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो रेडियस वेक्टर उसको ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। रेडियस वेक्टर कैसे होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो हम जो कहते हैं असल में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो v है बच्चों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो रिलेशन है, ये केवल और केवल मात्र सर्कुलर पाथ के लिए ही वैलिड है। वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर पाथ। अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो ये होगा v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको अगर ऑलवेज के लिए वैलिड करना है, ये कहां पे वैलिड है? ऑलवेज 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 वैलिड। v परपेंडिकुलर क्यों? देखो, सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल है और रेडियस वेक्टर उसको कैसा है? परपेंडिकुलर। पार्टिकल सामने आया, वेलोसिटी टेंजेंशियल है और रेडियस वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर। इसलिए कभी भी v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। समझ में एक बात? पहला मुद्दा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, v बार इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है, ये जो हम वेक्टर फॉर्म कह रहे हैं, वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म अलग अलग तरीके से नहीं लिखना है, कभी भी याद रखना है v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार ही लिखना है। कई जगहों पे आपको ऐसा मिलेगा v बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सही क्या है? v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। अब समझो इसको ये कैसे आया। देखो, एक पार्टिकल घूम रहा है मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये उसकी वेलोसिटी। पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, राइट? मुझको बोलो पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? इधर, आउटवर्ड्स। समझ रहे हो? अगर हम इस साइड को, अगर इस साइड को मैं एक्स एक्सिस कहूं, यस डायरेक्शन कहूं, इसको अगर मैं वाई कहूं, तो ये वाला जेड डायरेक्शन है। यानी कि जेड के डायरेक्शन में कौन निकल रहा है? ओमेगा निकल रहा है। ओमेगा किधर है? जेड। आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में, आप लिखते हो ए बार क्रॉस बी बार, राइट? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, इसको लिखते हो ए बी साइन थीटा के कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू एन क्या याद है? अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो कॉस थीटा होता है। अच्छा, ए बार क्रॉस बी बार को कैसे लिखते हैं हम? अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो फिंगर्स कहां पे रखते हैं? ए बार पे फिंगर्स रखो, बी बार की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, तो एन कैप जो होगा वही डायरेक्शन दिखाएगा ए बार क्रॉस बी बार का। और इन दोनों को, ए बार ए को भी और बी को भी, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी ये इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? ऐसा सिमिलर वही फंडा यहाँ पे भी है। हम क्रॉस ले रहे हैं किसका? ओमेगा और आर का।
ओमेगा और आर का ए बार क्रॉस बी बार का, ए बार क्रॉस बी बार का जब क्रॉस लोगे, ए पे हाथ रखना है, बी के तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, तो डायरेक्शन ए बार क्रॉस बी बार का निकलेगा, राइट। वैसा ही ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ओमेगा बार क्रॉस आर बार जब लोगे तो डायरेक्शन निकलेगा किसका, वी बार का। बात समझ में आ रही है? अब कैसे लोगे, देखो इस मोशन के लिए, इस मोशन के लिए ओमेगा किधर है, ओमेगा आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कौन है, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर किधर है, इधर, ये रही आपकी रेडियस वेक्टर। और v किधर है, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर कौन है, इधर कौन है, रेडियस। और मान लो ये पेन कौन है, पेन, पेन डायरेक्शन दिखा रहा है आपका वेलोसिटी का, पेन किसका डायरेक्शन दिखा रहा है, वेलोसिटी का। अपने पास वो छड़ी था ना कोई, ध्यान दो, ये किसका डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये डंडा किसका डायरेक्शन दिखा रहा है, वेलोसिटी का। ये किसका डायरेक्शन है, रेडियस वेक्टर का। हाथ किसका दिखा रहा है, रेडियस वेक्टर का। ये इसमें दिखाई दे रहा है, अच्छा ये दिखाई दे रहा है रेडियस वेक्टर, ये इंडिकेट कर रहा है रेडियस वेक्टर, और डंडा इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी। और ओमेगा किधर है, ओमेगा है सामने। तो जब हम लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, तो हमें डायरेक्शन किसका मिलना चाहिए, डंडे का, वेलोसिटी का। बात समझ में आ रही है? ये देखो ओमेगा, मैंने राइट हैंड को ओमेगा पे रखा और फिंगर्स को कर्ल किया किसकी तरफ, रेडियस की तरफ। तो जो डायरेक्शन निकल रहा है, डायरेक्शन किसका डायरेक्शन निकला, डंडे का। क्या बात चमकी? यही अगर मैं आर बार क्रॉस ओमेगा बार करूं तो मुझको फिंगर्स को ऐसे रखना पड़ेगा, ये आर पे, और फिंगर्स को अगर कर्ल करूं जिधर मोशन हो रहा है उधर, तो ये किधर जाएगा, नीचे, यानी उल्टा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? 100%, 202%। यानी वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है ओमेगा बार क्रॉस आर बार, तभी जाके ये सही होगा। ऑलवेज के लिए याद रखो, अगर कभी सवाल पूछा जाए, अगर कभी सवाल पूछा जाए कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा सही है कि गलत है, अगर पूछा जाए ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर सही है कि गलत है, अगर पूछा जाए वी बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार सही है कि गलत है, अगर पूछा जाए वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार सही है कि गलत है, तो क्या सही क्या गलत। अगर पूछा जाए ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर सही है कि गलत है, अगर पूछा जाए वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा सही है कि गलत है, ध्यान दो ये ऑलवेज सही है, 100% सही है। चाहे मोशन सर्कुलर हो चाहे सर्कुलर ना हो, आपको ओमेगा निकालने के लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना पड़ता है। सर्कुलर मोशन में जब अपन लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन में जब लिखते हैं तो ऑलरेडी आपका रेडियस वेक्टर वेलोसिटी को कैसा है, परपेंडिकुलर ही है, इसलिए वो लिखने की आवश्यकता गिरती नहीं है। लेकिन मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई रास्ता है, ये आप यहां पे खड़े हो, ओके, और रास्ते के ऊपर से मान लो कोई सुंदर कन्या गुजर रही है, मान लो ये सुंदर कन्या है, दौड़ रही है बहुत तेज। काहे दौड़ रही है, उसके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, ओके, कुत्ता लगा है, कुत्ता पीछे लगने की वजह से सुंदर कन्या बहुत तेजी से दौड़ रही है। जब आप सुंदर कन्या को देखोगे, क्या सुंदर कन्या ऐसे रास्ते पे है, कुत्ते की वजह से बहुत तेजी से दौड़ रही है, ओके, क्या सुंदर कन्या आपको ऐसे नजर आएगी, जा रही है, 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 समझ रहे हो? आप एक एंगल पे उसको देख रहे हो, जा रही है, जा रही है, जा रही है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ रहे हो? यानी वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है क्या, नहीं, वो कहां पे जा रही है, सीधे रास्ते पे, लेकिन फिर भी यहां पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये केवल मात्र सर्कुलर मोशन से ही जुड़ी हुई चीजें नहीं है, समझो बात को। इसलिए सर्कुलर मोशन में तो ये वैलिड है, क्योंकि ऑलवेज आपकी वेलोसिटी और आपका रेडियस एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर। लेकिन अगर रास्ते पे जाओगे, देखो यहां से देखोगे तो ओमेगा अगर निकालने के लिए बोला जाए यहां से, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी यहां पे तो परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर सुंदर कन्या दौड़ते दौड़ते यहां तक आ गई
तो अब आप यहां से यहां देख रहे हो, क्या उसकी वेलोसिटी अब आपके रेडियस को, ये आपका रेडियस, इसको परपेंडिकुलर है। आपको यहां पे इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तब जाके ये वैलिड होता है। मुद्दा तो समझ में आ रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है ये वैलिड है कहां पे? सर्कुलर मोशन के लिए ओनली, ओके, ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऑलवेज वैलिड, कहीं पे भी वैलिड है। अच्छा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही बताया कि ये सर्कुलर मोशन पे वैलिड है। w इज इक्वल टू v बाय आर, सर्कुलर मोशन पे ही वैलिड है। v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, वेक्टर फॉर्म, गलत है। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ऑलवेज सही है, 100% वैलिड। और w इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय आर, 100% ऑलवेज वैलिड। बात समझ में आई है? ओके, इसके एक दो न्यूमेरिकल लेता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, उतार लो। उतार लो। हाँ, तो हमने कहा बच्चों v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय आर। वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट आपको लेना है जो रेडियस को परपेंडिकुलर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आप यहां पे खड़े हो, आपने देखा वही सुंदर कन्या जिसके पीछे लगा है कुत्ता, कुत्ता भाग रहा है, कुत्ते को पूंछ भी है, कुत्ता थोड़ा चिपकली जैसा लग रहा है क्योंकि अपन ऊपर से कैमरा लिए ना, तो ऐसा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखो अब आपको थोड़ा फील आएगा, हो अब ठीक है ना, आप समझ में आए कुत्ता ही है, हो कर रहा है। तो सुंदर कन्या मान लो दौड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहां से यहां तक की दूरी है मान लो 3 मीटर, आपसे सुंदर कन्या की दूरी है 3 मीटर। अब आप चाह रहे हो कि सुंदर कन्या को बचाएं, अरे आपकी तो इच्छा होगी कि अपन सुंदर कन्या को बचाएं, लेकिन कुत्ता देख के आपका मन बदल गया, आपको लगा कि भाई जो भी हो रहा है केवल दूर से नजारा देखो। तो सुंदर कन्या 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है बच्चों, और सीधा इस रास्ते पे जाने की कोशिश में है, सीधा सीधा। ओके, आप सुंदर कन्या से 3 मीटर की दूरी पे हो, वो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। हमने बोला फाइंड ओमेगा, हमने क्या बोला? फाइंड ओमेगा। मान लो सुंदर कन्या यहाँ पे ए पॉइंट पे है और ये आप हो, तो आपके लिए यहाँ पे लेते हैं आप ऑब्जेक्ट हो, ओके ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमने बोला फाइंड ओमेगा, ओके, फॉर ए, फॉर पोजीशन। तो अपने पास फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बटा आर। देखो क्या यहां से सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 10 अपॉन वहां से आपका डिस्टेंस कितना है बच्चों? v। दिस इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे 3.33 रेडियन पर सेकंड। क्या बात सही? ओके, समझ में आया? ठीक, बहुत अच्छी बात, इतना समझ में आया। लेकिन सुंदर कन्या दौड़ते दौड़ते बच्चों मान लो आपसे 53 एंगल बना के यहां पे आ गई, ओके। ये सुंदर कन्या थोड़ा दूर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि सुंदर कन्या मोटी हो गई, मोटी नहीं हुई, असल में कैमरा की वजह से कुछ डिफेक्ट है, ओके, ऐसा लग रहा है कि मोटी हो गई। 53 डिग्री पे सुंदर कन्या आ गई। अब आपको पूछा कि इस पोजीशन के लिए फॉर पोजीशन बी फाइंड ओमेगा फॉर पोजीशन बी। अब जब सुंदर कन्या बी पे आ गई, आपको पूछा ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब बोलो। अब ये 53 है, देखो नीचे वाला 3 है तो सामने वाला कितना होगा? ये 53 है, 53 अपन कई बार कर चुके हैं।
ये अगर 53 है, ये अगर 3 है तो ये 4 और ये 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 और ये दूरी कितनी है 5। अब सुंदर कन्या से लेके आपकी जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस, रेडियस कितना है आप बच्चों 5। सुंदर कन्या की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, मान लो कांस्टेंट। तो क्या अब इस बार मैं कहूं ओमेगा इज इक्वल टू 10/5, 10/5। सुंदर कन्या 10 से जा रही है और डिस्टेंस कितना है 5, 10/5 नहीं। अब क्या लेना पड़ेगा, W इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन R, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू रेडियस, रेडियस को इसका वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाना है। तो ये रही रेडियस, ये जो उसका डायरेक्शन है उसको दो हिस्सों में तोड़ दो, एक आएगा ऐसा और एक आएगा ऐसा, समझ रहे हो। एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा इधर। अब एंगल पता नहीं है, एंगल कैसे निकाले, देखो ये जो लाइन है इस लाइन को हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 53 डिग्री, 53 डिग्री। ये एंगल कितना है 53, ये 53 तो 90 के साथ वाला ये कितना बन जाएगा 37, तो 37 पे तोड़ दो, 10 मीटर पर सेकंड को तोड़ो 10 का, इधर कंपोनेंट क्या आएगा 10 cos 37 और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा 10 sin 37। sin 37 की कीमत 3/5, 5 ने 10 को काटा ही आया 2, 2 गुना 3 6 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रही है। यानी इस बार आपको वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर कितना है 6 मीटर पर सेकंड। क्या बात चमक रही है। तो इस बार आप कहोगे ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर जो कि है 6 अपॉन R कितना है बच्चों 5, तो ये आएगा 1.2 रेडियन पर सेकंड। क्या सही बात, 5 एकम 5 बच गया 1, 10 के 2 हो गए, 5 2। ओके, क्या बात समझ में। अब गौर करो, आप यहां पे खड़े थे बच्चों, यहां पे सुंदर कन्या का ओमेगा कितना था 3.33। सुंदर कन्या की लीनियर स्पीड देखो, लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी देखो 10 ही है, यहां पे भी 10 थी, यहां पे भी 10, उतने से ही दौड़ रही है। कितने से दौड़ रही है उतने से ही दौड़ रही है, लेकिन यहां पे ओमेगा कितना हुआ, ओमेगा 1.2, यहां पे कितना था 3.3। बात को समझ रहे हो। कोई इंसान एक ही स्पीड से दौड़ रहा है, तो यहां पे आप सामने सामने देखोगे ना बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना आपको लगेगा उसकी स्पीड क्या हो रही है कम। कौन सी वाली ओमेगा, ओमेगा क्या होता जाएगा कम 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 होता जाएगा। एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से कोई चीज अगर जा रही है ना आपके सामने से बहुत वेलोसिटी से गई अगर मान लो तो बहुत तेजी से चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगी ना आपको लगेगा धीरे 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 अभी जा रही है। समझ रहे हो, आपको दूर तक दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या होता जाता है कम। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा ओमेगा की कीमत क्या होती जाएगी वैसे वैसे कम होती जाएगी। देखो लीनियर स्पीड, मुद्दे को समझो, लीनियर स्पीड सेम है, लीनियर वेलोसिटी सेम है, लेकिन बदल कौन रहा है ओमेगा। कौन बदल रहा है ओमेगा। आप जितना दूर 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 जाओगे ओमेगा उतना उतना कम होता जाएगा और बॉडी आपको उतनी दूर तक दिखाई देती रहेगी। समझ रहे हो, आपको बॉडी लगेगा कि बहुत धीरे से जा रहा है, अभी बहुत धीरे से जा रहा है, दूर दूर जाएगा तो लगेगा धीरे धीरे जा रहा है। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या होते रहता है कम होते रहता है। बात समझ में आई है। उस आगे और जरा बोलो जो नहीं ठीक है। सुने में गाना क्या तो बच्चों, मान लो वही अपना ऑब्जर्वर फिर से यहाँ पे खड़ा है, बेचारा काम धाम नहीं है, बेरोजगार है, और फिर से वही सुंदर कन्या 3 मीटर पे खड़ी है उससे दूरी पे। ये सुंदर कन्या के पीछे लगा कुत्ता। अच्छा ठीक,
ठीक है, आप आपकी मनोकामना पूरी की जाती है। इनका कहना है कि स्वर निकालो उत्तर निकालो। एक पिगी, एक छोटा सा पिगलेट सुंदर कन्या के पीछे लग गया और सुंदर कन्या बच्चों तेजी से भागी। ये लो, बहुत तेज दौड़ रही है। सुंदर कन्या डर गई, सुंदर कन्या डर गई और सुंदर कन्या ने 53 डिग्री पे दौड़ना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो? फिर से कितने पे दौड़ी? 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ी। सवाल है, सुंदर कन्या से आप 3 मीटर की दूरी पे हो, व्हाट विल बी द ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? क्या करना पड़ेगा? क्या डायरेक्ट ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर करें? क्या v की कीमत है बच्चों 10 डिवाइडेड बाय r की कीमत 3 कर दें? नहीं, क्या लेना पड़ेगा? v परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। v परपेंडिकुलर का मतलब क्या? ये रहा आपका रेडियल डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट काटना पड़ेगा। अगर ये 53 डिग्री तो इधर की तरफ कितना? 10 cos 53 और ऊपर की तरफ कितना? 10 sin 53। 10 इंटू साइन 53 की कीमत कितनी? क्या 4/5? इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 4 2 8 मीटर पर सेकेंड। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा 8/3, राइट? जो भी बटा करके आ जाए रेडियन पर सेकेंड। क्या बात चमक रही है? 100%, 202%। इसके ऊपर और भी कुछ एग्जांपल लिए जाते हैं, इधर ध्यान दो, एक एग्जांपल समझाते हैं। और मान लो प्रोजेक्टाइल वाला एग्जांपल दे दिया। मान लो यही आपने 10 मीटर पर सेकंड से कोई चीज फेंक दी एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से आपने कोई चीज फेंक दी। आपको पूछा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हाट विल बी ओमेगा? ठीक, व्हाट विल बी ओमेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब मुझको बोलो, जब भी ये हिट करता है ग्राउंड को, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जितनी है उतनी ही वेलोसिटी से ये हिट करता है। ये बात अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हुए हैं। क्या ये बात पता है? तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जितने एंगल से ये निकलता है उतना ही एंगल यहाँ पे करके भी आता है, यानी 37 डिग्री। तो अगर ये 37 डिग्री पे यहाँ पे गिर रहा है तो ये एंगल 37 डिग्री होगा बच्चों। अब अगर ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो इसको अपन बोलते हैं रेंज। इसका मतलब है आर। हमें निकालना है ओमेगा v परपेंडिकुलर बटा आर। पहला मुद्दा, v परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? तो हमें वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये है v परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आ रहा है? 10 से इधर जा रहा है, हमें 10 का ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये वाला कंपोनेंट कितना है बोलो? ये होगा 10, इधर जाएगा 10 cos 37, इधर आएगा 10 sin 37, यानी कि 10 इंटू साइन 37 का मतलब 3/5। तो ये कट के हो जाएगा 6, यानी v परपेंडिकुलर की कीमत कितनी आई? 6। पहला मुद्दा ये आ गया 6। अब रह गया r कैसे निकालोगे? तो क्या आप भूले अगर नहीं हो तो ये आएगा 6/r। रेंज का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? u² 2 sin थीटा cos थीटा। क्या सही बात? यानी sin टू थीटा, सही। दिस इज इक्वल टू 6/u। u² का मतलब क्या? 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू साइन कितना? साइन 37 इंटू कॉस 37। क्या ऐसा ही फार्मूला है? u² होल डिवाइडेड बाय g, और ये बच गया g जाएगा ऊपर इंटू g। क्या 100% सही है? 202%। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ये हो जाएगा 10, g की अगर कीमत 10 ले ले तो ये 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू साइन 37 3/5 और cos 37 4/5। इसको अगर सॉल्व करोगे जो भी जवाब मिलेगा बच्चों दैट विल बी योर ओमेगा। क्या बात चमक रही है? कैलकुलेशन तो कर सकते हो, करके देने की आवश्यकता है। वक्त बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए यहीं पे
छोड़ रहा हूँ। समझ में आया है? 100% ध्यान दो। पहली बात, सर्कुलर मोशन जब जब होगा तब तब लीनियर डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसको हम यस कहेंगे। तब तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसको हम थीटा कहेंगे। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी आएगी, उसको लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, उसको ओमेगा कहेंगे। हमने कहा यस इज इक्वल टू आर थीटा, वैसे ही v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन ये वैलिड कहां पे? ओनली सर्कुलर मोशन को। अगर ऑलवेज के लिए वैलिड करना है तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, यहां तक बातें समझ में आई हैं? फिर और छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें अपन पढ़ लिए कि इसका एवरेज ओमेगा कैसे निकाले और इंस्टेंटेनियस ओमेगा कैसे निकाले। वेलोसिटी एवरेज और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 100% यहां तक बातें समझ में आई हैं? उतारो।